प्रिय दोस्तों, आप सभी को उद्यान आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 में मैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना का डिटेल डिस्कशंस करने जा रहा हूं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? पहले इस बात को हम बारीकी से समझते हैं। जैसा कि मैं पृथ्वी के आंतरिक, बाह्य और सतह 3 भागों में डिवाइड किया हूँ। बाहरी भाग इसके वायुमंडल को इंडिकेट कर रहा है, आंतरिक भाग और इसके सतह से रिलेटेड फिनोमेनन के बारे में आप डे बाय डे देखे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इन सबों की उत्पत्ति टाइम टू टाइम होती रहती है। इसके अलावा आप पृथ्वी के सतह पे भूकंप, सुनामी एंड ज्वालामुखी, इस प्रोसेस को भी आप डे बाय डे लाइफ में अनंत बार आपने अनुभव किया होगा। तो सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करने जा रहे हैं कि ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है। एक बेसिक आइडिया आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। प्रोसेस में आपको ये पता है कि पृथ्वी का सरफेस असमांगी होता है और साथ में ही ये परिवर्तनशील भी होता है। इसका मतलब पृथ्वी की सरफेस समय बाय समय ये चेंज होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे की वजह है भू संचलन बल। और ये भू संचलन बल कितने टाइप के हो सकते हैं? तो एक अंतर्जात बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक क्रिया के वजह से होते हैं, और एक बहिर्जात बल होते हैं जिसमें वायुमंडल, हिमनद, नदी का फ्लो, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। आशा करता हूँ कि पृथ्वी के अस्थल स्वरूपों के अध्ययन हम क्यों करते आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार और उसको बारीकी से बता देता हूँ कि पृथ्वी पे उत्पन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति तथा विभिन्न प्रकार की भू संचलन प्रोसेस को अध्ययन करने के लिए हम इसका स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम इस चैप्टर्स को हमने कुछ पार्टों में डिवाइड किया हूँ और इसका अध्ययन के स्वरूप को देखते हुए सबसे पहला मेथड है कि पारंपरिक भौतिक मेथड, और सेकंड है सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। तो पारंपरिक भौतिक मेथड में हम पृथ्वी के घनत्व, पृथ्वी के ताप और दाब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का यूज करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना का डिटेल्स चीज़ें निकालने वाले हैं। दूसरा, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत हम भूकंप शास्त्र पर आधारित चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि भूकंप शास्त्र की सहायता से पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है तथा उसमें किस तरह से दूरी के हिसाब से चेंज होते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर्स को हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। इसके साथ ही इन दोनों भौतिक विधि के अध्ययन एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अध्ययन के फलस्वरूप हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण भी करने वाले हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग किस तरह से डिफर एक दूसरे से करते हैं। चलिए इस चैप्टर्स को बारीकी से समझते हुए हम इनके कुछ पार्ट्स को समझते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों का वितरण। अभी हमने पता मुझे ये पता नहीं है कि ये किस तरह से वितरित है। फर्स्ट हम एक आइडिया ले लेते हैं जो ऑलरेडी मुझे ये डाटा पहले से पता है। और ये मुझे पता कैसे चला है? तो भौतिक विधि से और सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि से। तो सबसे पहले हम भौतिक विधि से इसको किस तरह से डिफाइन किया गया मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें देखे होंगे कि ये पृथ्वी का सेंटर है और ये पृथ्वी का सतह है जो मैं कि यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो सतह और सेंटर के बीच में इसको 3 परतों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले वाली परत को हम क्या बोलते हैं? तो इसको सियाल बोलते हैं। और ये किस पे आधारित है? तो भौतिक विधि पे आधारित है। तो सियाल का फुल फॉर्म क्या होता है? सियाल होता है बच्चा सिलिका प्लस एल्युमिनियम। दूसरा जो परत है उसको हम लोग सीमा बोलते हैं, और इसका सीमा का फुल फॉर्म क्या है? तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। आई होप आप इन दोनों पॉइंट को समझ में। तीसरे पार्ट को भी भूकंप भौतिक विधि से जो डिफाइंड किया गया है उसको हम लोग नीफे बोलते हैं। निकेल एंड फेरस, निकेल एंड लोहा। तो आप इसको समझ गए होंगे कि भौतिक विधि से जो पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सियाल जो सबसे सतह के पास वाला पार्ट है, जो मिड वाले पार्ट है उसको सीमा, और जो सबसे कोर वाले पार्ट है उसको नीफे बोलते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और ये जो डिवीजन है ये भौतिक विधि पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट डिवीजन हम लोग समझते हैं, और ये डिविजन्स आपके भूकंप शास्त्र पे आधारित है।
तो भूकंप शास्त्र के आधार पे भी इसको 3 परतों में डिवाइड किया गया है। तो आप देखते होंगे ये आपका फिर से सतह हो गया और ये केंद्र है और इसको 3 पार्ट में अगेन इसको डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे ऊपर वाली पार्ट है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और ये भूपर्पटी या पृथ्वी के सतह वाले पार्ट होते हैं। उसके बीच वाले पार्ट जो होते हैं, मिड वाले पार्ट पृथ्वी के, उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। एंड जो सबसे नीचे वाली पार्ट है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि भूकंप शास्त्र पे पृथ्वी के आंतरिक भागों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि उसके केमिकल कंपोजिशन और बिहेवियर के हिसाब से इसको अगेन डिवाइड किया गया है। तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पार्ट मैंने इसको 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकली मैंने इसको मार्क कर दिया हूँ। तो सबसे ऊपर वाली पार्ट का जो नोमेनक्लेचर जो नामांकन किया गया इसको स्थल मंडल बोलते हैं। और स्थल मंडल का सिग्निफिकेंस आप समझते हो क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाली परत है। उसके बाद वाले पार्ट को ना जो नोमेनक्लेचर जो नामांकन किया गया उसको दुर्बल मंडल बोलते हैं। थर्ड पार्ट को यहाँ पे इसे मध्य मंडल बोलते हैं। एंड फोर्थ पार्ट को इसे हम लोग केंद्र मंडल बोलते हैं। अब इस इन चीज़ों को जानने के लिए मुझे जो भूकंप शास्त्र पर आधारित वर्गीकरण किया गया था उसका मुझे हेल्प लेना पड़ेगा कि स्थल खंड में जो आपके पास कोर, मेंटल और क्रस्ट में से कौन कौन से पार्ट है। तो स्थल खंड को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, दुर्बल मंडल को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। सो ये हमने एज्यूम किया कि ये मेरे दुर्बल मंडल है। आई होप आप समझने के लिए इसको देख सकते हैं। तो इसको मैंने सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाले पार्ट को ऊपरी मेंटल बोलते हैं और इसके नीचे वाले परत को बच्चे निचली मेंटल बोलते हैं या निचली परत बोलते हैं। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। अगेन एक और डिवीजन किया गया है कि इस मेंटल के ऊपरी मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो ऊपरी भाग है उसको बच्चे ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत बोलते हैं। तो ऊपरी परत ये ऊपरी मेंटल का हो गया और ये ऊपरी मेंटल का कौन सा परत हो गया, निचली परत हो गया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि मेंटल को कैसे डिवाइड किया गया और ये पूरा मेरा स्ट्रक्चर मेंटल है। तो फिर स्थलमंडल क्या चीज़ है, तो स्थलमंडल ये हमारे पास होते हैं क्रस्ट प्लस क्रस्ट के साथ साथ ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत को शामिल किया जाता है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत। आई होप आप स्थलमंडल को समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत। देन हमारे पास सेकेंड पार्ट है दुर्बल मंडल। तो दुर्बल मंडल क्या होगा, तो ऊपरी मेंटल की निचली परत। तो आप समझिए ऊपरी मेंटल के निचली परत को ही हम लोग दुर्बल मंडल बोलते हैं और ये सेमी लिक्विड स्टेट में होते हैं। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको पता है कि ये मध्य मंडल। फिर मध्य मंडल क्या होता है, तो मेंटल की निचली परत होते हैं, इसको लोअर मेंटल भी बोलते हैं। तो लोअर मेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और केंद्र मंडल क्या होता है, तो डायरेक्टली अर्थ के कोर को जो हमने भूकंप शास्त्र से डिवाइड किया था उस कोर को केंद्र मंडल बोलते हैं। तो ये डिवीजन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको एक बार आप बारीकी से अध्ययन कर लीजिए और इससे रिलेटेड अनेकों बार पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमने ये डिवीजन देखा, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो अब हमने क्या किया है कि इन पार्टों में पृथ्वी के आंतरिक भागों को डिवाइड किया हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये आपके पास अपर क्रस्ट हो गए, ये लोअर क्रस्ट हो गए। अब इस इन चीज़ों में होता क्या है, डिसकंटिन्यूटी या असंतत, ये एक संक्रमण जोन है। संक्रमण जोन का मतलब होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर के साथ क्या करने वाले हैं, मिक्स होने वाले हैं, उसके बीच में ट्रांजिशन होने वाला है, एक संक्रमण होने वाला है। तो जिस लेयर पे ये संक्रमण होता है उसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं।
तो अर्थात हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी जानना है कि एक लेयर दूसरे लेयर में कब संक्रमित होंगे, कितने डिस्टेंस होंगे, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया जो हमें डिसकंटिन्यूटी देता है। चलिए हम इसे समझते हैं। आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि एक कनकोड डिसकंटिन्यूटी है। ये कनकोड डिसकंटिन्यूटी क्या करता है, ये आपके क्रस्ट को डिवाइड करता है। तो कनकोड डिसकंटिन्यूटी ये ट्रांजिशन जोन प्रोवाइड करता है अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट के साथ। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास देखिएगा मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी फिर किससे सेपरेट करता है, तो मोहो सेपरेट करता है क्रस्ट को मेंटल के साथ। क्रस्ट को मेंटल के साथ एक ट्रांजिशन जोन बनाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए रिपीटी डिसकंटिन्यूटी। रिपीटी डिसकंटिन्यूटी क्या करते हैं, किसके साथ करेंगे, अपर मेंटल को लोअर मेंटल के साथ ये ट्रांजिशन जोन बनाएंगे, इसको अलग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी का किसको किससे अलग करेगा, तो ये सिंपल से है, मेंटल को आपको कोर से अलग करता है। मेंटल को आपको कोर से अलग करते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट आपके पास है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी आप समझ गए होंगे कि ये आउटर कोर को इनर कोर से डिफरेंशिएट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इस डिसकंटिन्यूटी को आपको माइंड में रखना चाहिए। तो मैं इसको याद करने का एक छोटा सा आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। जैसे कनकोड में आप देखते होंगे ये सी से स्टार्ट हुआ और सी मीन्स क्रस्ट। तो क्रस्ट के अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से इसको डिफरेंशिएट करेगा। मोहो मतलब स्टार्ट हुआ एम से और एम मीन्स मेंटल, तो मेंटल को क्रस्ट से ये क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अलग करेंगे या ट्रांजिशन जोन बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास देख सकते हैं गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग क्या करेंगे, नेक्स्ट मोहो के बाद वो कोर को मेंटल से अलग करेंगे। और लेहमन सबसे लास्ट है, आप देख सकते हैं वो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करने वाले हैं। तो आप बेसिक दो भी डिसकंटिन्यूटी आपके माइंड में है तो आप बाकी को उसके रिस्पेक्ट में आप अरेंज कर सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से देखिए और एक लॉजिकल वे में इसे आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट अध्ययन स्टार्ट करते हैं कि आंतरिक संरचना पे भौतिक विधि से किस तरह हम इसे स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग वो मानव के लिए दृश्यमान नहीं है। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित हमारे पास जानकारियाँ बहुत ही कम है और हम लोग अप्रत्यक्ष प्रमाणों पे आधारित अध्ययन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम पारंपरिक भौतिक विधि के अंतर्गत हम लोग घनत्व से आधारित अध्ययन करने वाले हैं। अब इसको समझने के लिए हमें पृथ्वी का औसत घनत्व जो किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, और हमें प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के क्रस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मुझे आइडिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अर्थ के सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के हम लोग मटेरियल कलेक्ट करके वहाँ का एवरेज घनत्व के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। और इसी प्रोसेस से क्रस्ट का घनत्व का आइडिया लगाया गया, वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता है। तो आई थिंक आप इसे माइंड में रख सकते हैं। अब हमने एक टेक्निक्स यहाँ पे लगाए हैं कि जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भागों का औसत घनत्व निकालने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई दो नंबर आपके पास गिवन है ए और बी, तो उसके एवरेज आप कैसे फाइंड करोगे, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के पृथ्वी के आंतरिक भागों का औसत घनत्व निकालने का कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो आपको रो नॉट से दिखाया हो ये पृथ्वी का आउटर पार्ट का जो बाहरी परत है उसका एवरेज डेंसिटी है जिसको हम लोग क्रस्ट बोल रहे हैं, और रो आई इंडिकेट कर रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग का औसत घनत्व को। अब हमने ये कॉन्सेप्ट जो अभी आपके साथ डिस्कस किया उसे मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया हूँ। चलिए हम इसके हेल्प से निकालने का कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो हमें पता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.5 यूज किया हूँ। और आपके पास क्रस्ट का मैक्सिमम घनत्व कितना हो सकता है 3.5, तो मैंने यहाँ पे 3.5 यूज किया। तो जो मिनिमम पृथ्वी के आंतरिक भागों का एवरेज डेंसिटी हो सकता है वो 7.5 हो सकता है।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेंसिटी है आंतरिक भाग का एवरेज, वो आपके अर्थ के एवरेज डेंसिटी भी से भी ज़्यादा है। और ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो अंदर के भाग का जो डेंसिटी है वो कोर की डेंसिटी से भी ज़्यादा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि आपको सतह से अंदर जाने पे आपका डेंसिटी क्या होने वाले, इंक्रीज होने वाले। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हेल्प से निकाला हूँ। अब समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को अध्ययन के लिए उन्होंने दो मत दिए हैं। कुछ साइंटिस्ट मत वन के फेवर में, कुछ साइंटिस्ट मत टू के फेवर में है। तो चलिए मत वन और मत टू को हम लोग डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के सतह से आप अंदर की तरफ मूव करोगे तो पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पे उसके प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है। ओके, प्रेशर बढ़ते हैं। और दूसरा हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला कि हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिर हम इसके रिलेशंस को कैसे कोरिलेट करेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रथम मत जो बताया है वो क्या है कि रासायनिक संगठन को एक समान माना गया है। रासायनिक संगठन एक समान है, इसका मतलब उसके मास में कोई वेरिएंस नहीं आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। तो मास हमारे पास कांस्टेंट हो गए। मास कांस्टेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों मास कांस्टेंट है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वॉल्यूम। यस, हम लोग बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब ये बताइए कि अगर आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द दैट मैथमेटिकल डेरिवेशन जो हमने ऊपर किया हो, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। और वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। तो ये हम लोग मत के हिसाब से समझ सकते हैं कि प्रथम मत के हिसाब से ये सेट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम बोल सकते हैं कि आपके पास वॉल्यूम घटने की वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक फर्स्ट मत का लॉजिक क्लियर आपको हो गया होगा कि मास कांस्टेंट होने की वजह से इस तरह का हमने वेरिएशन निकाला कि डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट द्वितीय मत को समझते हैं, फिर हम इन दोनों में डिफरेंसेस को पता करने की कोशिश करते हैं। तो द्वितीय मत में कुछ साइंटिस्टों ने क्या अपने विचार रखे हैं कि उसकी रासायनिक संगठन असमान है। ओके, देखते हैं। तो अगर रासायनिक संगठन असमान है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं उसके मास तो डिफरेंट हो गए, मास सेम नहीं हो सकते। ओके, तो हमने क्या कंसीडर किया द्वितीय मत में साइंटिस्टों ने कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फार्मूला आप बोल सकते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। ओके, सो अब डेंसिटी अंदर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मास इंक्रीज होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और ये समझाने के लिए द्वितीय मत के लिए साइंटिस्टों ने कुछ साक्ष्य भी दिए, कुछ चीज़ें को मेंशन किया है कि ऐसा उसने क्यों बताया। उन्होंने सबसे पहला साक्ष्य दिया कि जो पृथ्वी का केंद्र होता है उसका बिहेवियर जो होता है एक चुंबक के समान होता है। सेकंड उसने दिया कि पृथ्वी की जो रिजिडिटी है, जो उसकी दृढ़ता है, वो इस्पात के समान होती है। चलिए, और नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि उल्का पिंडों का जो संरचना और संगठन है, वो असमान होता है। तो उल्का पिंडों के संगठन संरचना को अध्ययन करके उन्होंने ये बताया कि वो असमान है तो पृथ्वी का असमान होना चाहिए। तो ये तो चले यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पे सेट हो रहा है क्योंकि मास डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी रिजिडिटी के बारे में बताया, ये भी काफ़ी हद तक सेट हो रहा है। लेकिन और जो आप इनसाइड जाओगे बाद में आपको पता चलेगा अंदर में लिक्विड है, तो काफ़ी हद तक ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। और केंद्र चुंबक जैसा बिहेव करता है। तो हम इसके साक्ष्य के हिसाब से इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया प्रथम मत और द्वितीय मत के हिसाब से, तो उन्होंने यही बताया कि प्रथम मत में आपका डेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन मास कांस्टेंट और रासायनिक संगठन एक समान है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि असमान है। सेकंड मत में क्या बोला कि रासायनिक संगठन कैसा है, असमान है। चलिए ये काफ़ी हद तक सही है। लेकिन इन्होंने बोला कि इसकी दृढ़ता इस्पात की जैसा है, तो इसमें थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस है जो बाद में चलकर मुझे सूक्ष्म वैज्ञानिक मेथड से पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह का अध्ययन है। ओके, सो आई होप आप इसे थोड़े समझे होंगे कि प्रथम मत द्वितीय मत के हिसाब से इसमें मुझे क्लियर कट कुछ आइडिया नहीं लगा है कि उसमें कितने डिस्टेंस तक सॉलिड होंगे, कितने में लिक्विड होंगे, किस तरह से हम ये अरेंज कर सकते हैं। मतलब अरेंजमेंट का कोई डायरेक्ट साक्ष्य नहीं मिला है मुझे। तो हम ये अभी इसको इस मेथड को कंप्लीट नहीं मान सकते। चलिए नेक्स्ट मेथड को समझते हैं कि उसके हेल्प से क्या कुछ डायरेक्ट हमें कंक्लूजन पता चलेगा।
तो उसको समझने के लिए हम लोग तापमान से आधारित अध्ययन को देखते हैं। तो तापमान से आधारित अध्ययन को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व उस तरह के तत्व होते हैं जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, खुद में ब्रेक होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी को रिलीज करने के ड्यूरेशंस में ये ऑब्जर्वेशन हुआ है कि आप अगर 100 मीटर अंदर की तरफ मूव करते हैं पृथ्वी के सदस्य, तो उसके टेम्परेचर में 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होता है, चेंज होता है। सो आप 100 मीटर मूव करो तो 2 डिग्री टू 3 डिग्री में आपके चेंज दिखेंगे। इसका मतलब अगर आप 90 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, हमने आइडिया लगाया कि अगर हम 90 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो आपको 1800 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर हो जाएंगे। और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ जनरली सॉलिड अवस्था में पाया नहीं जाता। इसका मतलब पदार्थ क्या हो जाएंगे, मोल्टेन स्टेज में होंगे, तरल अवस्था में हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से मुझे क्या आइडिया लगा कि 90 किलोमीटर के पहले तक ठोस है, उसके बाद क्या हो गए, द्रव हो गए, तरल अवस्था में हो गए। तो इसके हेल्प से मुझे ये कंक्लूजन लगा। चलिए हम इसे रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं कि तापमान के चेंज या तापमान के विषय में जो हमने स्टडी किया, उससे ये आइडिया लगा है कि 90 किलोमीटर के रेंज में ठोस होने के चांस हैं और उसके बियॉन्ड जाने पे वो तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम लोग प्रेशर से ओरिएंटेड स्टडी करके देखते हैं क्या इसमें क्या कंक्लूजन आता है। तो हम जानते हैं ये पॉइंट कि जो दाब होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गलनांक होता है। मतलब किसी भी पदार्थ का गलनांक उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। आई होप आप इसे समझ गए, जिसका एप्लीकेशन आप प्रेशर कुकर में भी देखे होंगे। तो जैसे आपने आपका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है किसी पदार्थ का, तो उसके गलनांक में भी इंक्रीमेंट होंगे। समझ गए हैं? तो आप ये जानते हैं कि पृथ्वी के सरफेस से नीचे जाने पे इसके प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है। सो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब उस पदार्थ का गलनांक भी बढ़ेगा। और गलनांक बढ़ेगा तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम इनसाइड मूव करने पे कि पदार्थ जो होंगे वो तरल अवस्था में होंगे, वो ठोस में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उसकी गलनांक बढ़ जाएगी तो वो अपने फेज को कन्वर्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब इसमें हमें 100% कंक्लूजन कुछ भी नहीं मिला है। इसका मतलब वो ठोस भी हो सकता है और दर भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप देखो तो तापमान वाले जो हमने कंक्लूजन निकाला वो तो गलत हो गया। वो तो डायरेक्ट बोल रहा है कि 90 किलोमीटर के बाद तरल होना चाहिए। इसका मतलब इस अध्ययन पे भी मुझे कुछ अच्छे से चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसका मतलब अभी तक के अध्ययन में हमें ये पता लगा है कि यहाँ पे हमारे पास अप्रत्यक्ष सोर्स से जो मैंने आइडिया लगाने की कोशिश किया, उसमें मुझे कोई भी ये परफेक्ट कंक्लूजन नहीं निकला है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा जो डिस्कशन था वो भूकंप शास्त्र पर आधारित था। तो चलिए भूकंप शास्त्र पे आधारित हम लोग अध्ययन को समझते हैं। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को हमें समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, जिससे मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं सीस्मोग्राफ के हेल्प से हम लोग भूकंप के जो तरंग होते हैं उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे कि जिस पॉइंट पे अर्थ का तरंगे जनरेट होती है, जिस पॉइंट पे भूकंप के तरंग जनरेट होते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और जो उसका सेंटर से जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होंगे, जो फोकस से उसके क्लोजेस्ट डिस्टेंस होंगे, उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। इसका मतलब पृथ्वी के जो भूकंप केंद्र है उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट को ईपी सेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति एक तरंग के रूप में होती है। और ये तरंग 3 टाइप के होते हैं, पी वेव जिसको प्राइमरी वेव भी करते हैं, एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं, और एल वेव जिसको लॉन्ग वेव भी बोलते हैं या लव वेव भी बोलते हैं। आई होप ये पी एस एल ये उसके उत्पत्ति के आधार पर तरंग है। और इसमें सिस्मोग्राफ में ये रिकॉर्ड कैसे होंगे, तो सिस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड पी वेव होता है, उसके बाद रिकॉर्ड होते हैं एस वेव, देन सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होते हैं एल वेव।
तो सिस्मोग्राफ में आप रिकॉर्डिंग का एक सीक्वेंस समझ गए, फर्स्ट पी वेव, देन एस वेव, देन एल वेव। पी एस एल वेव सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है और सब अपने हिसाब से हमें उसके पृथ्वी के आंतरिक भागों को अध्ययन करने में हेल्प करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से बारीकी से आपको बता देता हूँ कि भूकंप की उत्पत्ति जिस पॉइंट पे होगा उसको फोकस बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं, और पृथ्वी के सतह का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। और ईपी सेंटर पे ही भूकंप के तरंगों का सबसे पहले हम लोग एहसास करेंगे। और उत्पत्ति के हिसाब से पृथ्वी के भूकंप के तरंगों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, टी वेव, एस वेव एंड एग वेव। टी वेव सबसे पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद एस वेव एंड एल वेव। चलिए इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं और इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली पी वेव जो ऑब्जर्व हुआ है वो एक अनुदैर्ध्य टाइप के होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब ध्वनि जैसा तरंग। तो ध्वनि में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपगेट होता है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स भी लगाते हैं। तो आई होप समझ गए हो कि इसमें पैरेलल मूवमेंट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। तो पी वेव, एस वेव, एल वेव के कंपेरिजन में पी वेव की तीव्रता सबसे कम होगी। देन इसकी गति सबसे अधिक होती है। तो गति अधिक होने का मतलब ये सबसे पहले सरफेस पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले पृथ्वी के सरफेस पे कंपन कौन प्रोवाइड करने वाला है? तो पी वेव। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। तीव्रता कम के मतलब करने का मतलब हो गया इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कम हो गई। नेक्स्ट एस वेव। एस वेव क्या होता है? एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स टाइप के वेव होते हैं और ये किसके जैसे होते हैं? प्रकाश या जल तरंग के जैसे होता है। जैसे आप जानते हैं कि लाइट वेव कैसा ट्रांसवर्स वेव है, सेम तरीके से एस वेव भी एक ट्रांसवर्स वेव है। और इसकी तीव्रता जो है एस वेव की वो पी वेव की अपेक्षा कम होते हैं। इसकी तीव्रता पी वेव की अपेक्षा कम होते हैं और गति भी पी वेव की अपेक्षा इसके कम होते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसकी जो कंपन होते हैं वो पी वेव के बाद होते हैं। तो सबसे पहले कंपन पी वेव की वजह से होगा, उसके बाद एस वेव की वजह से होते हैं। तो आप ये समझ गए इसका गति भी उससे कम है और तीव्रता भी उससे आपके एस वेव के पी वेव से थोड़े से कम है। एल वेव पे मूव करते हैं। तो एल वेव के केस में क्या होता है बच्चे कि एल वेव एस वेव और पी वेव के इंटरफेरेंस से बनते हैं। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसका मतलब इसकी तीव्रता अधिक होती है और इसका गति सबसे कम होता है। सो एक पॉइंट दोस्तों मैंने आपको गलती से मैंने यहाँ पे रॉन्ग बता दिया हूँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। सो पी एस वेव की तीव्रता पी वेव से थोड़ी अधिक होती है। ये जस्ट इस पॉइंट को आप करेक्ट कर लीजिए। आई होप आप समझ गए। सो अब ओवरऑल में एक डिस्क्रिप्शन पी वेव, एस वेव और एल वेव का मैं दे देता हूँ। तो पी वेव कैसे तरंग होते हैं बच्चे? लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। एस वेव कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स। एल वेव दोनों हो सकते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये पी वेव और एस वेव के सुपर पोजिशन के वजह से ही बने हैं। तो पी वेव की तीव्रता सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा किसका होगा? एस वेव का, और उससे भी ज़्यादा किसका होगा? एल वेव का। द नेक्स्ट पी वेव का गति सबसे अधिक होता है। इसका मतलब सबसे पहले सरफेस पे कंपन किसके वजह से होगा? पी वेव की वजह से। उसके बाद एस वेव की वजह से कंपन होगा, उसकी गति पी वेव से थोड़ा कम है। और सबसे कम गति एल वेव का है और सबसे लेट में कंपन आपको एल वेव पे होगा। और एल वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि इसकी तीव्रता सबसे अधिक है। आई होप अब इस फंडामेंटल को काफ़ी बारीकी से समझ गए होंगे। चलिए हम भूकंप शास्त्र द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्णन कैसे करेंगे, उसके पीछे का बेसिक थ्योरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम पहले उसे स्टडी करते हैं। जैसा आप ये जानते हैं कि कोई भी तरंग अगर सीधी रेखा में मूव कर रही है इसका मतलब वो उसकी उस मीडियम का समान रासायनिक संगठन एवं संरचना होंगे। अगर उसके वेव का मार्ग वर्गाकार हो जाए तो इसका मतलब उसमें रासायनिक संगठन एवं संरचना चेंज होने वाली है। सो ये पॉइंट्स आपको फंडामेंटल तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हूँ डायग्राम में कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक समान रासायनिक संरचना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फंडामेंटल। सेकेंड फंडामेंटल जो आपको दिमाग में रखना है और आप ये फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि तरंगों की जो गति होती है वो पदार्थ के घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें तरंग की गति
अधिक होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो सॉलिड का आप उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड वेव प्रोपेगेट करते हैं उसकी गति भी ज़्यादा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात क्या अर्थ के केस में, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हूँ कि ईपी सेंटर से आप देखिए इसके मार्ग वर्गाकार दिख रहे होंगे। तो वर्गाकार मार्ग का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक समान संरचना नहीं होगी। तो ये पीछे वाली थ्योरी को भी सही बता रहा है। यस, क्योंकि पीछे वाली थ्योरी में भी क्या बोला था द्वितीय मत में कि एक समान रासायनिक संगठन एवं संरचना नहीं है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अगर ये वर्गाकार है, इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि इसके रो रो मतलब डेंसिटी अलग होंगे। तो जैसे सरफेस से अंदर की तरफ मूव करोगे तो डेंसिटी में चेंजेस होंगे। तो ये चीज हम पहले से भी जानते हैं और यहाँ से भी ये चीजें क्लियर हो गया कि अगर मार्ग वर्गाकार हो तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक थ्योरी ऑफ हम लोग वेव ये बता सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है कि पी वेव के विषय में आप ये जान लीजिए कि पी वेव सभी मीडियम से गमन करता है। तो आप जब पी वेव एक ऐसा वेव है क्योंकि ये सभी मीडियम से गमन करते हुए फास्ट फर्स्ट ऐसा है जो सरफेस पे रीच करेगा। एस वेव जो रहते हैं बच्चे, वो केवल ठोस पदार्थ से मूव करते हैं, ओनली सॉलिड मटेरियल से ही पास करने वाले हैं। तो पी वेव और एस वेव के इस बिहेवियर को आपको इंपॉर्टेंट है और अच्छे से मार्क कर करके, और प्रीवियस यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस पूछा गया। तो पी वेव ट्रेवल्स ऑन ऑल मीडियम, एस वेव ट्रेवल्स ओनली ऑन सॉलिड, केवल सॉलिड में मूव करेंगे। ओके, और पी वेव और एस वेव को हम लोग स्टडी कैसे करेंगे? तो पी वेव हमें यूज किस तरह से हेल्प करेगा? तो पी वेव का यूज किया जाता है पृथ्वी के आंतरिक परतों के अध्ययन में, उसको डिविजन में यूज किया जाता है। और एस वेव उसके भौतिक नेचर के बारे में कि वो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे, इस फेज को बताने के लिए एस वेव रिस्पॉन्सिबल है। और आंतरिक परतों के अध्ययन के लिए ओवरऑल पी वेव इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। सो आप यहाँ पे ये समझिए कि ये ईपी सेंटर है जहाँ से आप देख रहे होंगे कि पी वेव और एस वेव एक साथ जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ईपी सेंटर क्या होता है, ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है आपके फोकस के। तो अब यहाँ से देख रहे होंगे कि आपका जो ये वाली वेव है इसको हम लोग पी है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एस है। आप ऑब्जर्व करिए कि एक सर्टेन रीजन के बाद देखिए आपका एस वेव ब्लॉक हो गया, आप देखिए यहीं पे खत्म हो जा रहा है, लेकिन पी वेव अंदर भी इंटर कर गया। इसका मतलब पी वेव हर एक मीडियम से मूव करेगा, ये तो हमें दिख रहा है इस डायग्राम के हिसाब से। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करते हैं तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन होता है। तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी वेव के मीडियम में आप पी वेव में के पाथ में चेंजेस हो रहे हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आप ये वेव ये इस तरह से आना चाहिए, बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये इधर आना है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये इधर मूव हो जा रहे हैं, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे आ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे पी वेव का शैडो रीजन पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी वेव पहुंच नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, पी वेव शैडो जोन बना रहा है, जो 105 डिग्री इस साइड भी होंगे, 105 डिग्री इस साइड भी होंगे। तो ये क्या होगा, कोई पी वेव यहाँ पे रीच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट मार्क करके रखिए, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से यहाँ पे पी वेव रीच नहीं करे। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई एस वेव रीच नहीं करे। क्यों? क्योंकि एस वेव तो यहीं पे ब्लॉक हो गया, तो एस वेव तो यहाँ पहुंचे नहीं है। तो ये शैडो रेंज किसका हो गया? आपका एस वेव हो गया। तो इस साइड आप देखिए कि मेंटल, तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि एक मेंटल में आप देखिए यहाँ पे पी वेव का इंटरसेक्शन हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ओवरऑल आप ये समझ जाइए ड्यू टू रिफ्रैक्शंस क्या हो रहा है कि इसके शैडो जोन क्रिएट हो रहे हैं 105 लेफ्ट एंड 105 डिग्री राइट में। और आप ये भी समझ पा रहे हैं कि ये जो रीजन है ये आपका शैडो जोन ऑफ एस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस में ब्लॉक हो गए थे, और जिस लोकेशन पे वो ब्लॉक होते हैं वो मेंटल और क्रस्ट के बीच का गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है। तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस डायग्राम को आप समझ गए होंगे। आप पी वेव का शैडो जोन भी समझ गए होंगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन से शैडो जोन बन रहा है। और एस वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि मीडियम चेंज होंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में गया, इसलिए एस वेव ट्रेवल नहीं किया, और एस वेव ट्रेवल किससे करता है? ओनली सॉलिड से करता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे।
तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ का हेल्प लिया हूँ। तो सबसे पहले एस वेव को समझिए। यहाँ से एस वेव जनरेट हुआ और ये गुटेनबर्ग अंश के डिसकंटिन्यूटी के समय देखिए कि एस वेव इधर मूव कर गए हैं और एस वेव यहाँ पे ब्लॉक हो गया, आगे ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि गुटेनबर्ग तक आते आते एस वेव हमारे बढ़ते गए और आप देखेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस भी इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ हमने स्पीड दिखाया है और वाई एक्सिस की तरफ आपका डिस्टेंस है। और ये सेंटर से लेके कहाँ तक है बच्चे, सरफेस तक। तो आप सरफेस से टुवर्ड्स द सेंटर मूव करोगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगा और साथ में उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। आई होप ये समझ गए होंगे। और गुटेनबर्ग के बाद एस वेव डिमिनिश हो जाएंगे। अब पी वेव को समझते हैं। तो पी वेव तो हमें पता है कि हर एक मीडियम से गुजरता है, तो गुटेनबर्ग तक तो पी वेव का भी आप देख रहे होंगे इस ग्राफ के हिसाब से स्पीड भी बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए अचानक से इसके स्पीड कम हो गए। स्पीड कम होने का सिग्निफिकेंस क्या है कि उसकी डेंसिटी कम हो गए। डेंसिटी कम होने का मतलब अब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गए। फिर जैसे लिक्विड स्टेट में आया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी थोड़े से इसके स्पीड बढ़े हैं। इसके बाद फिर से देखिए अचानक से जब लेमन डिसकंटिन्यूटी पे आएगा तो अचानक से इसके स्पीड बढ़ गए। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि वो फिर से लिक्विड से किस स्टेट में चले गए, सॉलिड स्टेट में चले गए। फिर से देखिए सॉलिड में इसके स्पीड इंक्रीज हो रहे हैं। तो पी वेव से हम ये बता सकते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पे सॉलिड है, इसके बाद यहाँ पे लिक्विड स्टेट आ गए थे और उसके बाद अंदर में फिर से क्या आ गए, आपके पास सॉलिड आ गए। तो कोर हमारा सॉलिड हो गया, क्रस्ट भी सॉलिड फेज में था और मेंटल किस फेज में आ गया, लिक्विड फेज में। तो हमें इस भूकंप शास्त्र के बेसिस पे ये बेसिक चीजें पता लग गया है कि अर्थ के सेंटर तक में पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसा है, उसके संरचना कैसे चेंज हो रहे हैं। ये बेसिक अप्रत्यक्ष जानकारी हमें किससे मिल गया है, तो विद द हेल्प ऑफ भूकंप शास्त्र। होप आप ये समझ गए होंगे ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना का डिस्कशंस। और ये यूपीपीसीएस में यूपीएससी में इससे हर बार अप्रॉक्स कोई ना कोई क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एक बार मेंस में आ चुका है कि भूकंप शास्त्र पर आधारित पृथ्वी की संरचना का वर्णन करिए। तो आपको इस तरह से पूरे डिटेल्स में थ्योरी का डिस्कशंस करना पड़ेगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बनाने का कोशिश करते हैं। जो मैंने सीखा क्या हम उसका एप्लीकेशन यहाँ पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पे दिए जाने पे डिस्कन्टिन्यूटी का सही क्रम क्या है। तो आप जानते हैं कि कॉनकॉर्ड डिस्कन्टिन्यूटी किसको ब्रेक करता है, किसके ट्रांजिशन जोन बनाता है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का। तो सबसे पहले तो कॉनकॉर्ड होगा। उसके बाद क्या होगा कि क्रस्ट और मेंटर को कौन डिस्टिंग्विश करता है, तो मोहो करता है। तो देखिए यहाँ पे मोहो, यहाँ पे हो, मतलब सी और डी में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद बताइए अपर मेंटल को लोअर मेंटल से कौन करता है बच्चे, तो रिप्ती करता है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। और ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही जाता है और यूपीएससी में भी मल्टीपल ऑप्शंस वाले में ये होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि नीचे दिए कथनों में कौन सा औसत है, इसमें से गलत कौन सा, उसको समझते हैं। तो आपसे बोला था कि ऊपरी मंडल लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक की परत के निम्न गति का मंडल कहते हैं। यस ये भी सही है। मेंटल का घनत्व कोर के घनत्व से 2 गुना अधिक होता है, 2 गुना अधिक। ओके। मेंटल का आयतन क्रस्ट के और कोर से अधिक होता है। यस ये सही है क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आयतन ज़्यादा होता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर को अलग करता है। तो यस ये भी सही है। तो आपका ए सी डी सही है, इसका मतलब बी गलत है। तो इसके हिसाब से आपका सही क्या हो गया, आपके पास बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द सिस्मिक वेव हुज मोशन इज ट्रांसवर्स। तो आपसे बताया था कि एक हमारे पास कैसे थे, लॉन्गिट्यूडनल नेचर के थे, दूसरा ट्रांसवर्स नेचर के थे, अनुदैर्ध्य थे, अनुप्रस्थ थे। तो प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, सरफेस वेव। सेकेंडरी वेव कैसा होता है, ये मेरे पास ट्रांसवर्स होते हैं और सरफेस वेव
एल एंड एल टी का कॉम्बिनेशन होता है, तो मेरे पास ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। आई होप आप इसे समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगे के मध्य होते हैं, यह हमने थ्योरी में डिस्कस किया। तो पी वेव ध्वनि तरंग के समान होते हैं, ये तो मेरा पहला सही है। दूसरा, ऐसे तरंगों में कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होते हैं, यस ये भी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ध्वनि तरंग में फोर्स और जो मोशन ऑफ वेव होते हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो हम ऑप्शन ए के साथ लेंगे, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी भूकंपीय तरंगों में प्राथमिक तरंग का वेग अधिक होता है, तो अपने प्रॉपर्टीज जो मैंने वेव का बताया वहां से आप समझ सकते हैं कि पी वेव जो प्राइमरी वेव थी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा था, तो यस ये तो सही है। इसका वेग चट्टान के घनत्व पर निर्भर करता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ का मटेरियल है उस पर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करता है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा, तो इसका मतलब इसमें भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसका भी ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, भूकंपी तरंगे वर्गाकार मार्ग में अनुसरण करती है, तो ये मैंने डिस्कस किया हूँ कि जो भूकंप के तरंग होते हैं आप ईपी सेंटर से तो ये वर्गाकार में मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ की संरचना वो असमान होती है। पृथ्वी के भीतर भिन्न भिन्न घनत्व परतें पाई जाती है, यस इसी के वजह से तो वर्गाकार होते थे, हम इसके ऑप्शन ए बोल सकते हैं। तो आई होप ये पूरे थ्योरी का डिस्कशन आपको समझ में होगा। मैंने साथ में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आया, तो आप उसको भी समझ गए होंगे। सो ओवरऑल हमने हर एक पॉइंट को लेने का कोशिश किया हूँ जिससे आपके ये चैप्टर्स के फंडामेंटल बिल्ड हो सके, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को समझिए, इसको क्वेश्चंस को पॉज करके उससे सॉल्व करिए, और जहाँ पे कुछ त्रुटियां वगैरह आपको देखने को मिलती तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सुधारने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।